विवेक ने संज्ञान लिया कि बहालपुरी समाज भी कुछ उसका भी कुछ अस्तित्व है। क्योंकि इतने साल हो गए, मैं लगभग 50 साल का होने को आया हूँ, लेकिन कभी बहालपुरी समाज भी है ऐसा किसी के मुँह से सुना नहीं है। नमस्कार। नमस्ते। हिंदी विवेक मासिक पत्रिका की ओर से ये साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं। 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही हमने उस समय विभाजन की त्रासदी भी झेली है। तो लोग सभी जानते हैं कि विभाजन का दर्द जिन लोगों ने, जिन-जिन समाजों ने झेला है, पीढ़ियों से उनके मनों में उस दर्द की चिंगारी, उस दर्द की विभीषिका अभी भी मनों में है। बहावलपुरी समाज भी ऐसा ही एक समाज है जिसने विभाजन की विभीषिका को झेला है। लेकिन समहाउ जितने सिंधी समाज या और अन्य लोग हैं, उनकी तुलना में बहावलपुरी समाज का दर्द लोगों के सामने अभी तक आ नहीं पाया है। तो आज इस साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने दर्शकों को, पाठकों को ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार सिंधी या पंजाबी समाज ने विभाजन की विभीषिका झेली है, उसी प्रकार बहावलपुरी समाज ने भी विभाजन का दर्द सहा है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को यह आज बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से उस दर्द को सहकर आज इतने सालों के बाद बहावलपुरी समाज फिर एक बार भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में जीवन यापन कर रहा है और भारत की उन्नति में भी अपना योगदान दे रहा है। नमस्कार, मैं साक्षात्कार में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। सर्वप्रथम बहावलपुरी समाज के बारे में आप कुछ पहले जानकारी लें। नमस्ते। पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि विवेक पत्रिका ने विवेक ने संज्ञान लिया कि बहालपुरी समाज भी कुछ उसका भी कुछ अस्तित्व है। क्योंकि इतने साल हो गए, मैं लगभग 50 साल का होने को आया हूँ, लेकिन कभी बहालपुरी समाज भी है ऐसा किसी के मुँह से सुना नहीं है। हमको जब से हम भी तो उस विभाजन से त्रस्त होके, पीड़ित होके यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे अपना अस्तित्व निर्माण किया। लेकिन फिर भी हमें आज सिंधी के रूप में, पंजाबी के रूप में जाना जाता है। तो मैं पहले बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी पहचान के लिए विशेष प्रयत्न किया। बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहालपुरी विवेक के माध्यम से पूरे देश भर में, विदेश भर में जाना जाएगा। तो बहालपुरी समाज क्या है? बहालपुरी समाज के बारे में मैं शुरुआत ऐसे करूँगा कि हरिवंश राय बच्चन जी की लिखित कविता है, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन ऊंचास को नीचा दिखाती। नीड़ का निर्माण फिर, नीह का आह्वान फिर। ऐसा मेरा बहालपुरी समाज है। फिर से उठ खड़ा है, फिर से धक्के खा रहा है, फिर से उठ खड़ा है, कर्मठ है, शालीन है, मिलनसार है, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिल जाए वैसा। ऐसा मेरा मिलनसार, सूझबूझ भरा, शांति से भरा, भगवान श्री कृष्ण के मार्ग द्वारा दिखाए दिखाए गए मार्ग पर चलने वाला ऐसा मेरा बहालपुरी समाज है। ये एक छोटी सी पहचान है मेरे बहालपुरी समाज की। जी। अ, विभाजन की मतलब 14 अगस्त की रात को अपने-अपने क्षेत्र से जिस परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति में उठकर लोगों को भारत आना पड़ा था। तो बहावलपुरी हाँ, समाज के लोगों ने उस समय क्या दर्द झेला था? क्या परिस्थितियाँ थी उस समय की? बहालपुरी समाज काफी छोटा समाज था और तब जो बहालपुर स्टेट में, बहालपुर राज्य के आसपास जो बहालपुरी समाज रहता था, छोटे-छोटे गाँव में रहता था, छोटे-छोटे समूहों में रहता था। अब विशेष मैं अपने समाज की बात करूँ कि जहाँ मैं धुलिया कुमार नगर में रह रहा हूँ, वहाँ जो हमारा समाज था, समूह में संजरपुर गाँव में रहता था। और ऐसी समझ थी, संजरपुर में जो मुखिया थे वे खान साहब थे, मुस्लिम थे।
तो ऐसी समझ थी, हम लोग तो मिलनसार हैं, ना हमारा झगड़ा है, ना किसी से लेना देना है, हम तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो हमें इस विभाजन का क्या तकलीफ होगा? ऐसी गैर एक जो है ना समझी मैं बोलूंगा, जी, या एक जैसे अ, इसको कहते हैं गलतफहमी में कुछ ये छोटा सा हमारा समाज जी रहा था, और विभाजन होने के बाद भी वहीं रह रहा था कि नहीं, हम लोग अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने धर्म को न छोड़ते हुए हम वहीं रहेंगे। लेकिन फिर यह गलतफहमियां जल्द ही दूर होने लगी, हमें धमकियां मिलने लगी, हमारे पूर्वजों को धमकियां मिलने लगी। और फिर जो हुआ, वो मीठी नींद से, कुंभकर्ण की नींद से हमारा समाज जागा। बहुत सारी धमकियां मिली, बहुत सारे जानलेवा हमले हुए हमारे बुजुर्गों पर। फिर हमने फिर वहां से जान बचाकर निकलना ही एक होशियारी समझी। तो लेकिन हमारे पूर्वजों ने समझ बूझ के ये निर्णय लिया कि हमें यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान है, जी, उस समय तो अखंड भारत था। तो हम तो अपनी ही भूमि समझ रहे थे वहां पे कि हमें कौन निकालेगा। लेकिन उस गलतफहमी से हम जागे, और जैसे तैसे हमें इस तरह के हमारे बुजुर्गों को धमकियां दी गई, या तो धर्म स्वीकार करो हमारा, या तो फिर मर जाओ, कट जाओ। तो हमने अपना धर्म न छोड़ने की ठानी, और अपने धर्म रक्षा के हेतु हमने पूरा जान माल सब वहीं छोड़ के, मतलब जो चल अचल संपत्ति है, हमारे तो शानदार हवेलियां थी, हमारी खेती बाड़ी थी, सब उद्योग थे, वो सब छोड़ के हमने निकलना उचित समझा। और मैं अपने बुजुर्गों से सुनता आया हूँ, और कुछ किसी ने इतिहास लिखा है, तो वो इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ वहां के खान साहब ने हमारी मदद की, और रात भर के ट्रकों में, बंदिस्त ट्रकों में हमें वहां से सखर, सखर से कराची, और फिर कराची से कोई हमारा समूह पोरबंदर मुंबई आया, कोई कच्छ गुजरात में आया, इस तरह से जामनगर में आया। इस तरह से हम जैसे तैसे 3-4 महीने की यात्रा करते, बचते बचाते सब छोड़कर हम यहाँ पहुंचे। और त्रस्तिया की तो अगर बात की जाए तो शायद ये हमारा जो मुझे समय मिला है वो तो कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत तकलीफें झेल के हमारे पूर्वज यहाँ पे पहुंचे हैं, और केवल धर्म की रक्षा के खातिर। और वहाँ एक विशेष बात मैं कहूँगा कि कराची और वहाँ से हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत ही मदद की। मतलब वहाँ के स्थानिक लोगों के बाद अगर किसी ने हमें मदद की, हमारे समाज को, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने की यहाँ तक पहुँचने में। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। त्रस्तियाँ तो तकलीफें तो बहुत सहन की। जी। मतलब कि ऐसा है कि खाना पानी के लिए, दाना पानी के लिए भी हमें बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी। बहुत तकलीफें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन विभाजन का जब विषय आता है, तो अन्य समाजों की तुलना में बहावलपुरी समाज का उल्लेख बहुत कम मिलता है। तो ऐसा क्यों है कि इतिहास के पन्नों में ये कहीं गुम हो गया है? और मुझे भी आश्चर्य होता है कि क्यों बाहलपुरी समाज का उल्लेख बड़े बड़े इतिहासकारों ने छोड़ दिया। असल में मुझे जितना अभ्यास है, और मैं जितने बुजुर्गों से, बड़ों से सुनता हूँ कि हमारा जो समाज था, वो समाज छोटे छोटे पिंड स्वरूप में रहता, छोटे छोटे गांव में रहता था, और संख्या भी कम रहती थी। फिर हम किनके पास रहते थे? हमारे पास जो रहने वाले थे, ज्यादातर सिख पंजाबी समाज थे, ज्यादातर सिंधी समूहों के समाज थे, उनकी संख्या बहुत थी। जी, फिर जब वहां से विभाजन से हम यहाँ आए, तो शायद सभी ने लिखा कि इस अखंड हिंदुस्तान से धर्म रक्षा हेतु पंजाबी सिख उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, सिंधियों ने अपनी जगह छोड़ी। शायद इसी में छोटी समूह, छोटी संख्या होने की वजह से भालपुरियों का नाम शायद भुला दिया गया हो। जी। मुझे ऐसा लगता है। हमें आज भी कोई सिंधी समझता है, कोई पंजाबी समझता है, तो इसलिए शायद भालपुरी नाम ही भुला दिया गया हो। तभी भुला दिया गया, तो अभी तो हम बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं कि भालपुरी का अस्तित्व कुछ अलग दिखाए हम, जी, आपने इस अभी तरह से। जी, आपने अभी पिछले उत्तर में कहा था कि आपके पास उस समय बहुत बड़ी-बड़ी कोठियाँ थी, खेती हुआ करती थी। तो बहावलपुरी समाज की जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो भौगोलिक विस्तार था या आपका सांस्कृतिक विस्तार था, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए?
भौगोलिक विस्तार में जहां हम पंजाब के उस भालपुर प्रांत में रहते थे, वहां नदी और पानी की प्रचुर मात्रा थी। तो हमारे बुजुर्गों के पास खेतियां भी थी, काफी अच्छा लैंड था। तो उपजाऊ जमीन थी, वहां पे हमारे कपास की खेती हुआ करती थी, और वो जो अच्छे धान्य की खेती हुआ करती थी। और तब हमारे बुजुर्ग वहां से हरिद्वार तक के व्यवसाय करने के लिए, दिल्ली तक व्यवसाय करने के लिए आते जाते रहते थे। ऐसा मैंने ये इतिहास में पढ़ रखा है थोड़ा सा, जहाँ जहाँ है, और जी, सुन भी रखा है। तो मौलिक स्थिति काफी अच्छी थी, और माली स्थिति काफी अच्छी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी। और हमारे जो बालपुरी समाज के लोग हैं, वे व्यवसायिकता अपने खून में है उनके। वे कहीं नौकरी नहीं, उन्होंने तो काफी वहाँ मुस्लिम्स नौकर भी रख रखे थे। सबकी अलग अलग हवेलियां थी, सबकी खेती बाड़ी थी, और कपड़े के उद्योग भी थे। इस तरह से बड़े उद्योग हुआ करते थे। और फिर स्थितियां देखिए आज ऐसी है। तो जी, ऐसी हमारी भौगोलिक स्थिति और ऐसी हमारी परिस्थिति रह चुकी है वहां पर। जी। और आज भी काफी हवेलियां वहां पे कुछ मतलब सुनाई दिया जाता है कि है अभी भी। ओके। ऐसा तो है। भारत में जब आप लोगों का आगमन हुआ, उस समय जो पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हुई या रोजगार के लिए या अपना व्यवसाय उद्योग शुरू करने के लिए जब आपके पूर्वजों ने वो बात सोची होगी, तो उस समय क्या करना भारत में आकर क्या काम शुरू करना उन्होंने अधिक उचित समझा? देखिए, जब वहां से आए हम, पहले कुछ हमारे जो गांव के लोग थे, कुछ आधे जामनगर में, कुछ देवलाली नासिक कैंप में, कुछ बॉम्बे में, मुंबई में तब के। तो पहले हमारे जो बुजुर्गों ने है एक साथ रहना, एक ही हमारे गांव के लोगों को इकट्ठा करना उचित समझा। जी, और फिर जा सब संपत्ति तो वहां छोड़ के आए। जैसे तैसे कुछ पैसे छुप छुपा के जो हमने लाए थे, इवन हमारे जो महिलाएं थी, दाग दागीने सोना जो पहने हुए थे, लुटेरों की नजर न पड़े उनसे बचने के हेतु वहीं सब छोड़ के आए थे। तो हाथ में कुछ था नहीं। तो फिर जो अब यहाँ आने पर स्थापित होने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, उदर भरण के लिए, तो पेट भरने के लिए। तो फिर जो काम मिल पड़ा, उन्होंने हुँ, वह काम किया। भले ही हम वहाँ पे बड़े उद्योजक थे, बड़े वो ये थे, पैसे वाले थे हमारे बुजुर्ग, लेकिन यहाँ पे इतिहास है। मतलब अभी भी वे लोग जीवित है, उनके मुंह से सुना है कि उन्होंने मजदूरी तक की है, बोझा उठाया है। और थोड़ा थोड़ा किसी को लगा तो उनको उन्होंने कोई ठेले का काम किया, कोई सब्जी बेचने का काम किया, कोई जैसे खेती से संबंधित रखते थे। तो यहाँ महाराष्ट्र में आके जो हमारे किसान बंधु थे, वहां पे किन्होंने काम किया, उनके वहां के जो प्रोडक्शन थे वहां उनसे लेके बेचने का काम किया। इस तरह से छोटे छोटे कामों में उन्होंने रुचि दिखाई, और आज एक बड़े उद्योजकों के रूप में इस्टेब्लिश है हमारी मालपुरी। और आप तो तकलीफें तो बहुत ही, हाथ में संपत्ति मुझे थी कोई नहीं। उदाहरण दे सकते हैं आप जो आप कह रहे हैं अभी बड़े उद्योगों के रूप में स्टेबल हो रहे हैं या आप धीरे-धीरे प्रगति कर रहे हैं? तो बहावलपुरी समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति जो अभी विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं, कुछ उन लोगों के उदाहरण दे सकते हैं? हमारे स्थानिक देखिए, हमारे जो स्थानिक जो हमारा स्थानिक समाज है, वहाँ पे मैं जरूर उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे यहाँ रेलन परिवार है, उन्होंने एक वक्त ऐसा निकाला है कि उनके पास कुछ रेलन परिवार के पास कि वे मजदूरी करते थे, आज वो उनका व्यवसाय में एक विशेष नाम है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। तनेजा परिवार से आज जो बड़े बिल्डर्स हैं, उन्होंने भी कई छोटे छोटे बिल्डर्स के पास छोटा छोटा काम करके आज अपना बहुत बड़ा नाम किया है और खुद को इस्टेब्लिश किया है। ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। और फिर अनेक मालपुरी थे, अनेक गांव में तो किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम किया, किसी ने राजनीति में नाम किया। तो ये कर्मठता और शालीनता और मिलनसार स्वभाव की वजह से आज हम यहाँ हमारी ही भूमि पे मिलजुल गए हैं, एक साथ पूरे इसी के हो गए हैं बिल्कुल। ऐसे। महाराष्ट्र के धुले में बहुत बड़ी संख्या में बहावलपुरी समाज के लोग रहते हैं। ऐसे ही भारत के अन्य किन-किन स्थानों पर बहावलपुरी समाज संगठित होकर अपना काम कर रहे हैं?
भालपुरी धुलिया में जो भालपुरी समाज है, इस भालपुरी समाज की विशेषता यह है कि इस धुलिया के भालपुरी समाज ने अपनी भाषा का अस्तित्व खोया नहीं। बाकी अनेक जगहों पे भालपुरी है, लेकिन कहीं कहीं भाषा लुप्त हो रही है, वो उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस भाषा को बचाने के प्रयास में सभी आज धुलिया के भालपुरी कुमारनगर के समाज से जुड़ने लगे हैं। अब उसके बाद भालपुरी दुलिया समाज के बाद जो विशेष करके दिखाई देता है, राजपुरा में दिखाई देता है, फिर सोनीपत में है, पानीपत में है, हरियाणा के कुछ जगहों पे है, दिल्ली में है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के सीहोर में है। तो काफी जगह पे भालपुरी है और हर कोई अपने तरीके से, हरिद्वार में है। तो हर कोई अपने तरीके से अभी इस इन विवेक पत्रिका के माध्यम से, फिर बहुत सारे संगठन के माध्यम से एक साथ जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बहालपुर महासंघ की स्थापना होकर हमारे ही दुलिया के श्री सुशील जी पोकली, वो भी अध्यक्ष है, वो भी एकत्रितकरण की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से हर कोई अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। जी। आपने कहा दुनिया का भावलपुरी समाज अपनी भाषा को बचाए हुए है। तो अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जिसने ना विभाजन का दर्द झेला है, ना अपने पूर्वजों से इस प्रकार का कुछ ज़्यादा सुन रखा है, उनको अपनी संस्कृति की जानकारी होती रहे, वे अपनी भाषा बोलते रहे। आपके यहाँ के कुछ पर्टिकुलर व्यंजन होंगे, उनके बारे में पता रहे। आपकी सांस्कृतिक पहचान को अपनी नई युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए बहावलपुरी समाज आता क्या कर रहा है? इसी सोच के साथ कि अभी तक 12-13 साल वर्ष पूर्व ही हमारा कुछ युवा लोग साथ में आए कि हम लोगों का अस्तित्व क्या है, कि हम बालपुरी है, हमें तो कोई पहचानता भी नहीं है। हमें लोग बाहर पंजाबी कहते हैं, कोई सरदार जी कहते हैं, कोई सिंधी कहते हैं। तो जी, इसी विचार हेतु कुछ युवा एकत्रित हुए, कुछ हमारे बुजुर्गों का साथ लिया। तो उन्होंने भालपुरी युवा मंच स्थापन किया और जो भालपुरी पंचायत है हमारे यहाँ की, उनका साथ लिया और फिर भालपुरी युवा दिन का निर्माण हुआ। भालपुरी दिन का निर्माण हुआ, भालपुरी दिन मनाना शुरू किया। और जी, भालपुरी दिन किया गया, इसका हेतु यही था कि हम भालपुरी अलग से अस्तित्व रखते हैं, हमारी एक अलग विशेष पहचान है, हमारी एक अलग भाषा है। इस हेतु भालपुरी दिन मनाने का उन्होंने आयोजन किया, नियोजन किया इन युवा मंच वालों ने। और किस उन्हीं दिन युवा मनाया मंच जाता है? में से, किस हाँ दिन जी, मनाया जाता है? यह हर वर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा। और उस दिन फिर हाँ, युवाओं के या उस मंडल के माध्यम से क्या कार्यक्रम किए जाते हैं? अभी उसका स्वरूप और अच्छा बढ़ गया है। जी, उस मंडल के माध्यम से हम भालपुरी लोगों के जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके स्टॉल लगाते हैं। ओके। और भालपुरी जो बच्चे हैं, उनका टैलेंट शो रखते हैं। जी, और हो सके तो फिर रैली निकालते हैं। और हमारे जो अलग अलग धर्म के, जैसे हम गुरुद्वारे में ज्यादा मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, तो अखंड गुरु ग्रंथ साहब का पठन पाठन करते हैं। जी, और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद आरोग्य शिविर, इस तरह से हम इस भालपुरी युवा दिन में मनाते हैं। और इसका असर ऐसा हुआ कि भालपुरी दिवस, भालपुरी दिन मनाना इस कुमारनगर धुलिया के भालपुरी युवा मंच, भालपुरी पंचायत ने किया, प्रारंभ किया। और पूरे देश को पता चला भालपुरियों को कि धुलिया कुमारनगर में भालपुरी रहते हैं, हमें भी उनके साथ जुड़ना चाहिए और पूरे देश भर में हमें भालपुरी दिन मनाना चाहिए। आज जो विद्यमान हमारे बालपुरी पंचायत के अध्यक्ष है श्री ललित जी तनेजाल उर्फ तन्नू भाई, उन्होंने एक नारा दिया है जो बहुत अच्छा लगता है बोलने में, कि कुमारनगर भालपुरी धुलिया द्वारा दिया हुआ नारा आज पूरे देश भर के भालपुरे में प्रसिद्ध है। जय बावलपुरी, जीवे बावलपुरी। तो ये एक भालपुरी के युवा लोगों ने पहल की है कि भालपुरियों का अस्तित्व पूरे देश और विदेश में अलग से किया जाए। इस तरह से हमारे, और हाँ, और व्यंजन की बात बोल रहे थे, तो इन दिनों में अलग अलग खाद्य स्टॉल भी लगाए जाते हैं कि जिस
महिला को एक विशेष कृति आती है, उन्होंने वहाँ स्टॉल लगाना चाहिए। उसमें भालपुरी के जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं, जी। जैसे कमल गट्टे की सब्जी रहती है, और तो ये अलग-अलग विशेष व्यंजन है। अरबी की सब्जी है, ये भालपुरियों में विशेष प्रसिद्ध है। उनके भी वहाँ पे स्टॉल लगाए जाते हैं। ओके। दस्तावेजीकरण या आजकल जो ऑडियो विजुअल क्लिप्स बनाने की या वीडियोस बनाने की परंपरा शुरू हुई है, तो बहावलपुरी समाज के ऊपर आधारित कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री या उसका दस्तावेजीकरण का काम कुछ चल रहा है क्या? जिसके माध्यम से जो अगली पीढ़ी जिन्हें बहावलपुरी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त तो हो, ऐसी इच्छा हो तो उसे देख सकते हैं? अ, चल रहे हैं। हर किसी को, अब नई पीढ़ी को लगता है ना कि हम भालपुरी है तो क्या है, तो हमने भी कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे आने वाली पीढ़ी को समझ समझ सके कि अब भालपुरी क्या था और क्या है। जी। तो प्रयास तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हर कोई अपनी जगह पे कर रहा है, छुटपुट छुटपुट हर कोई अपनी अपनी जगह पे कर रहा है, तो अस्त व्यस्त है। ओके। उनमें एकत्रीकरण नहीं हो पा रहा है, किन्हीं वजह से। अब कोशिशें हर कोई कर रहा है अपने तरीके से। तो अब हमारी ये कोशिश थी आपके माध्यम से जुड़ने की, शायद इसमें प्रभु की इच्छा हो कि हम जुड़ पड़े और एकत्रीकरण और दस्तावेजीकरण एक साथ आ जाए। कोशिशें हो रही है, लेकिन विकेंद्रीकरण है उनका, केंद्रीकरण ना होने से उसको बल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको ऐसा कोई सोर्स नहीं दे पाऊंगा। जैसे भालपुरी टीवी है, एक चैनल है, वो जी। वहाँ हरियाणा से निकलता है। जैसे केशुभाई है। तो इस तरह हर कोई अपने अपने प्रयास कर रहा है, बिल्कुल। ऐसा ही। विभाजन जब हुआ था तो वो केवल किसी क्षेत्र का या भूगोल के स्तर पर नहीं हुआ था, वो मनों का भी विभाजन हुआ था। तो उस विभाजन का जो दर्द है, उसकी जो टीस है, वो आज भी जो वर्तमान में 80, 82, 85 साल के लोग होंगे, उनके मनों में होगी। तो क्या वो लोग अपने स्थान पर दोबारा वहाँ जाने की उम्मीद या वहाँ जाने का कुछ मन बनाते हैं? बहुत इच्छा रहती है, बहुत इच्छा रहती है उनकी। कोई भी अगर अपना घर छोड़ के आया है तो उसे तो अपने अंदर तो उसकी आग तो रहेगी रहेगी। हमारे यहाँ डॉक्टर रवि काल्डा जी है, वे बहुत ही इस चीज को लेकर बहुत अलग अलग संपर्क बनाते रहते हैं पूरे देश में, इवन आज के पाकिस्तान में, जो उनसे अलग अलग संपर्क की कोशिश करते रहते हैं। जब हम विभाजन के समय, हमें जिस खान साहब ने हमें छोड़ा था, तो उनके लड़के से आज भी उनका संपर्क हो गया है। तो इस तरह से वे काफी कोशिश करते रहते हैं। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है जो 88 ईयर के हैं, उन्होंने किताब लिख रखा है गदर, एक पर गदर नाम से, श्री बलदेव जी रेलन। तो जी। उनके अंदर तो टीस है। शायद हम वो आग नहीं सहन दे फील कर पाते, लेकिन कुछ युवा है कि उन्हें आज भी लगता है कि नहीं, हमें हमारी जगह चाहिए, हमारा प्लेस वापस चाहिए। ऐसे भी कुछ विचार रखने वाले हैं कि हमें अपना जो दिया हुआ छोड़ा हुआ घर है, जगह है, हमें फिर से प्राप्त करना है। जी। बहावलपुरी समाज भारत में आया और जिस तरीके से मतलब उस समय तो भारत ही था, अखंड भारत था। लेकिन विभाजन के बाद जब भारत में आया तो दूध में शक्कर की तरह घुल-मिल गया। तो भारत के उत्थान के लिए समाज ने क्या किया और बहावलपुरी समाज को भारत ने क्या दिया? इसका एक कुछ उदाहरण बताइए। यहाँ पर आने पर तो बहुत बड़ी कहानी हो सकती है कि बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। जैसे हम बालपुरी, हमारा पहनावा अलग था। हमारा पहनावा तब सलवार कमीज पुरुषों का भी हुआ करता था, पठानी ड्रेस। जी। फिर यहाँ की भाषा, जैसे हम महाराष्ट्र में है, हमारे बुजुर्ग, और मराठी और बालपुरी, हमारे जो लैंग्वेज थी, उर्दू, हिंदी, बालपुरी ऐसे थी। फिर मराठी, लेकिन मिलनसार स्वभाव होने की वजह से हमारे साथ उन्होंने हमें स्वीकार किया, हमने उन्हें स्वीकार किया। लेकिन काफी तकलीफें हुई। तो भारत माता को हम तो अपनी माता ही कहते हैं। जी। तो जिस तरह से माता अपने बच्चों को स्वीकार कर लेती है और दे रही है, आज तक तो हमें दे ही आ रही है ये भारत माता। लेकिन हमारा बालपुरी समाज भी उद्योजक समाज है। वह भी माता को जो देना चाहिए वह दे ही रहा है, बड़े बड़े उद्योगों के जैसे। आज भी मैं काफी
अभिमान से कह सकता हूँ कि जिस जिस शहर में भालपुरी है, उस शहर की आर्थिक नियोजन में, आर्थिक जीडीपी में अच्छा से अच्छे हाथ देने वाले व्यवसायिक उद्योजक हमारे भालपुरी है। जी। हाँ, गुमनाम है ये अलग बात है, हाँ, हमें फिर मैं सिंधी वही या बात पूछ रही पंजाबी। थी कि जैसे सरनेम होते हैं लोगों के जिनके कारण लोगों में एक पहचान बनती है कि हाँ, ये व्यक्ति सिंधी समाज से बिलॉन्ग करते हैं या ये पंजाबी समाज से बिलॉन्ग करते हैं। तो ऐसे कौन से उपनाम हैं क्योंकि जैसे आपका ही नाम अगर देखें तो वो महाराष्ट्रियन टाइप का ज़्यादा लगता है। तो ऐसे हाँ कौन हाँ से उपनाम हैं जिनके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि ये बहावलपुरी समाज से बिलॉन्ग करते हैं? हाँ, तो असल में क्या हुआ, हम जैसे यहाँ पे आए, हमारा जो नाम था वो, जो सरनेम था, सदाना था, सदाना। जी, ये सदाना, अभी कुछ लोग पंजाबी भी समझते हैं, कुछ भालपुरी, जिन्हें पता है कि ये भालपुरी हो सकते हैं। जी, तो महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्रियन जो कर्मचारी रहते हैं, लिखते हैं सईंदाने, किसी ने सईंदाने कर दिया, किन्होंने सदाने कर दिया। तो जी, ये यहाँ पे बदलाव हुए हैं, अदरवाइज हम सदाना है। फिर उसके बाद रेलन है, तनेजा है, घुंडियाल है, मंदान है, पोबली है। इस तरह के नाम हमारे भालपुरियों के विशेष आते हैं। कुछ खत्री भी हमारे इसमें आते हैं। जी। तो पंजाबी भी कुछ भालपुरियों में आते हैं। अब सिंधियों को देखा जाए तो आखिरी में तो बुलानी, अ, उत्तमानी, जी, लास्ट में नी वाले रहते हैं। तो ये डिफरेंस जिनको पता है कि भालपुरी भी है, सिंधी भी है, तो वो उन्हें समझ में आ जाता है बिल्कुल। ऐसे। पूरे भारत के बहावलपुरी समाज को संगठित करने के लिए समाज के माध्यम से क्या प्रयास किए जा रहे हैं अलग-अलग जगहों पर? अलग अलग जगहों पे हर कोई जो जैसा सामाजिक व्यक्ति रहता है, वो अपने तरीके से ही कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई एक, जो एक, जिसे कहते हैं ना, एक लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पा रहा है। हर कोई अपनी जगह पे कोशिश कर रहा है। तो लेकिन विकेंद्रीकरण, जैसे पहले बोला आया हूँ कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे प्रयास कर रहा है, उसका केंद्रीकरण होना चाहिए। जी, तो मैं आपके माध्यम से इस हमारी पसंदीदा भारतीय सरकार से विनंती करूंगा कि कोई ऐसे काउंसिल की स्थापना की जाए, भारतीय काउंसिल की, भालपुरी काउंसिल की, जी, कि जिसके माध्यम से हम आपस में एक साथ जुड़ सके और हमारा एकत्रीकरण हो सके, हमारा भी एक चैनलाइज हो सके। जैसे भारतीय सिंधु सभा है सिंधियों के लिए, जी। वैसे भारतीय भावलपुरी सभा का निर्माण किया जाए, ऐसे मैं विनंती करता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोशिशें हो रही है। जी। हिंदी विवेक के इस मंच के माध्यम से आप और हमारे पाठकों या दर्शकों को अपने समाज के बारे में कुछ अन्य जानकारी देना चाहेंगे? हमारा समाज शुरू से ही कर्मठ रहा है, जी, और कठोपनिषद के उन तीनों शब्दों को वो खरा उतरता है उन शब्दों में, जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उत्तिष्ठ, जागृत, जागृत, और प्राप्य वरानि बोध। तो इस तरह का हमारा समाज है। और जैसे मैं हरिवंश राय साहब बच्चन की जो पढ़ाया कविता, कि आज भी बहुत सारी तकलीफें हैं, जी, लेकिन फिर भी हमारा समाज खड़ा हो रहा है, न किसी प्रकार के आरक्षण की मांग कर रहा है, न हम अल्पसंख्यक हैं इस तरह से हम समझे जाते हैं। हम इस भारत देवी के पुत्र हैं, और इस भारत माता ने हमें दिया है, तो हम भी हमारे उद्योजकता, हमारी कर्मठता, हमारी सूझबूझ से हम हर शिक्षा क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, उद्योजक के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में इस भारत माता के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। और हमारी एक अलग पहचान, आप सभी के विवेक के माध्यम से हमें अलग से पहचान दी जाए, हमें अलग समझा जाए। अलग का हेतु मेरा कुछ और नहीं है। जैसे इस विविध रंगी, विविध समाज, विविध जाति पंथ के देश में अनेक जाति पंथ समाज है, भाषाएं हैं, यह तो हमारे देश के लिए गौरव का बात है। तो फिर अगर भालपुरी समाज, भालपुरी भाषा भी लुप्त हो जाए, तो ये हमारा एक प्रकार से नुकसान ही होगा। तो क्यों एक भाषा और एक समाज लुप्त हो जाए। तो विवेक के माध्यम से मैं सभी से विनती करता हूँ कि इस गुमनाम भालपुरियों को भी एक भालपुरी
विशेष रूप से जाना जाए, समझा जाए। ऐसे मैं सबसे आपके माध्यम से विनंती करना चाहूँगा। और जैसे मैं बोला है कि भारत सरकार को भी अगर ये शब्द पहुँचते हो, तो भालपुरी महासभा और महा का भी संगठन किया जाए, ऐसे मैं विनंती करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी विनती है वो भारत सरकार तक पहुँचे और आपके स्वयं के और आपके समाज के प्रयास भी जो संगठित होने के लिए किए जा रहे हैं, उन्हें भी मूर्त स्वरूप प्राप्त हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मैं आपका सभी पूरी टीम का, अमोल जी का, आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। सादो, धन्यवाद।